कि देश दुनिया के अलग हिस्सों में जो है किस तरह की तालीम है, पढ़ाई है और किस तरह से वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं, बात करेंगे। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनिल पाणिकर। अब जब बच्चा कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज जो है किस तरह के बदले हुए उसे महसूस होंगे, और आपको लगता है कि 3 ईयर प्रोग्राम जो पहले से थे अब 4 ईयर प्रोग्राम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहली बात तो हम इसको समझ लेते हैं कि बदलाव जो आने वाला है वो किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं। जी जी। पहली बात तो ये है कि ग्रेजुएशन जो है, एक तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा, यानी कि इसमें भी बच्चा अपनी मर्जी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके पढ़ सकता है। दूसरा, सरकार ने इसमें क्या किया है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड, 2 साल बाद ड्रॉप करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल बाद उसको डिग्री मिलेगी, लेकिन वो डिग्री एलिजिबल नहीं होगा रिसर्च के लिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री 4 साल की होनी चाहिए। ये बदलाव इन्होंने किया है इसके अंदर। तो मतलब एक तरह से इफेक्टिवली ग्रेजुएशन का 1 साल बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। अब दूसरी बात है कि ये इसको इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स भी इसमें साथ चलाने की बात करते हैं, जैसे बीएड और ग्रेजुएशन साथ में कंबाइन करके। तो बीएड अलग से देने का जो प्रावधान है वो एनईपी में ख़त्म करने की बात कही गई है। अब दिक्कत इसमें यह है कि कॉलेज लेवल पे भी टीचर्स की भर्तियां आपको काफ़ी करनी पड़ेंगी, और अभी हालत यह है कि ये लगभग एडहोकिज्म पे चल रहा है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में कॉलेज कैडर में लगभग 2500 के करीब सीट्स वेकेंट पड़ी हैं। तो 2500 वेकेंट सीट्स के साथ आप इतना एम्बिशियस प्रोग्राम कैसे चलाएंगे? मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे चलेगा। ऊपर से ये 4 साल की जो डिग्री है, अब इसमें जो प्रावधान अब देखिएगा, यूजीसी के नोटिफिकेशन क्या कहती है। यूजीसी की नोटिफिकेशन कहती है कि मतलब अगर कोई बच्चा 4 साल की डिग्री करता है और हर साल 75% से ज़्यादा नंबर स्कोर करता है तो उसको मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा पीएचडी कर सकता है। अब दिक्कत यह है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उसमें ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कई साल पहले आ चुके हैं। उनके दूसरे तीसरे बैच पास आउट हो रहे हैं 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के साथ, जबकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस साल लागू करने की बात कर रहे हैं। कुछ इस साल लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उसका बेसिक खांचा ही नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो आप सोचिए कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बच्चे 4 साल की डिग्री करके निकले, और मान लीजिए उनमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75% नंबर हर साल में स्कोर कर रखा है, तो वो तो सीधा पीएचडी में जाएंगे। तो जब तक हमारे बाकी बच्चे किसी लायक बनेंगे तब तक वो नौकरी पाने लायक हो चुके होंगे। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है इसमें। और आप देखिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये 4 साल की डिग्रीज कई साल पहले से दे रहे हैं। हरियाणा में आपका अशोका यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपका जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो 8 से 12 लाख आपका खर्चा पड़ता है। तो वो कौन से क्लास के बच्चे होंगे जो इस डिग्री को ले पाएंगे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है उनके लिए ज़्यादा सहूलियतें हैं और ज़्यादा जल्दी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो सरकारी तंत्र के सहारे बैठे रहें, उनको वो पिछड़ जाएंगे इसके अंदर। तो ये चीज़, इसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। 25% जो खर्च खुद करेंगे कॉलेज के लोग, सरकार ऐसा कह रही है, उनका ये मानना है कि उन्हें सिलेबस अपना तैयार करने की अधिकार होगा और साथ में वो अपनी तरफ से डिग्री दे पाएंगे, यानी कि विश्वविद्यालय जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, कोई अहमियत उनकी नहीं रहेगी। किस तरफ जा रहे हैं हम? किस तरह की संरचना हो रही है देश में शिक्षा को लेकर? देखिए, इसमें एनईपी में इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कॉलेज अपने आप को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर कर सकता है। उसमें शर्त यह है कि उनको अपने खर्चे का 25% खुद पैदा करना पड़ेगा। कि 25% खुद पैदा करने का मतलब है कि वो अपने स्टूडेंट्स से ही वसूलेंगे इसको, तो फीस बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा ये कि इससे कॉलेज को क्या फ़ायदा है? कॉलेज अपना सिलेबस खुद बना सकता है। कॉलेज जो है लेटर ऑन स्टेजेस में डिग्री भी अपनी खुद की दे सकता है। अब आज हालात ये हैं कि जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होने के बावजूद उनकी क्वालिटी ख़राब है। तो अगर आप इन कॉलेजेस को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इस तरह से छोड़ दें
तो जो कॉलेज ज़्यादा पैसा लगा पाएगा वो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बन जाएगा और उसको डिग्री बांटने का एक छूट, एक फ्रीडम मिल जाएगा और उसके ऊपर किसी यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन या चेक जो है वो नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक मैं मानता हूँ। कॉलेजेस को कहीं ना कहीं रेगुलेट होने की ज़रूरत है। एक और प्रॉब्लम ये है कि कॉलेजेस अगर मतलब ग्रांट की बात करते हैं तो वो यूजीसी ग्रांट नहीं देगी, बल्कि ये कमीशन फॉर हायर एजुकेशन होगा जहाँ से इनको लोन मिल सकता है। तो अगर कॉलेजेस भी लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब है वो किस्त और ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। तो ये कॉलेजेस कहाँ से वसूलेंगे? ये कॉलेज अपने स्टूडेंट से ही वसूलेंगे। तो एक तरह से शिक्षा महंगी हो जाएगी। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का बाजारीकरण वो बढ़ेगा इसके अंदर। तो आपको लगता है कि इस रूप में जब आप कह रहे हैं कि शिक्षा महंगी हो जाएगी, तो ये जो है इस तरह की जो अधिकार इनको मिलेंगे, कहीं बड़ी दुकानें हो जाएंगी शिक्षा को लेकर बाजारीकरण के तहत, ये मॉल में तब्दील हो जाएंगी? जी हाँ, लगभग अभी हालात वैसे ही हैं। आप जितने ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है कि वो डिस्टेंस कोर्सेज नहीं दे सकते, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिग्रीज़ लेके घूम रहे हैं। तो इसका मतलब वो डिग्रीज़ क्या असली हैं, फर्जी हैं? हमको देखना पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से आसानी से जब आप ये डिग्रीज़ ले लेते हैं तो एक तरह से कंपटीशन में तो ये लोग खड़े मिलेंगे आपको, इनके परसेंटेज मार्क्स भी ज़्यादा होंगे और क्वालिटी, इनको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं, तो ओवरऑल क्वालिटी आप शिक्षा की गिराने का काम कर रहे हैं इस तरह के प्रोसेस। और ऐसे ही कॉलेज को सरकार जो है उत्कृष्ट शब्द से अलंकृत करते हुए उन्हें अवार्ड देगी। बिल्कुल, ये भी अपने आप में विडम्बना है। बिल्कुल है। आप ये देखिए कि जो बहुत महंगे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, खास करके जो निजी क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक ही क्लास के बच्चे उसमें आते हैं, जो बहुत पैसे वाले घरों से बच्चे आते हैं। अब उससे क्या होता है कि कॉलेज का एकेडमिक लाइफ ख़राब होता है। ख़राब क्यों होता है? क्योंकि आप अगर क्वालिटी मानेंगे ना, तो वो क्वालिटी सिर्फ कोई ऐसा थोड़ी है कि पैसे वालों की बप होती है। तो जो एक एवरेज फैमिली से है, गरीब परिवार से हैं, अगर वो बच्चे भी जो मेरिटोरियस हैं, उनको अगर एक मौका मिलता है तो वो ओवरऑल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल ये JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसमें बाकायदा स्कीम था कि सबसे गरीब परिवारों के बच्चों को अवसर देते थे। तो ऑब्वियसली कौन से बच्चे थे? जो मेरिटोरियस थे। तो उस यूनिवर्सिटी का ओवरऑल क्वालिटी बढ़ा रहा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, एक अमेठी यूनिवर्सिटी और है। अमेठी यूनिवर्सिटी मतलब फैकल्टी उनके पास सबसे बेस्ट है, बट क्वालिटी ख़राब है क्योंकि बच्चे जो आ रहे हैं वो हैं जो ज़्यादा पैसा दे के आ सकते हैं। तो वो जो बच्चे हैं उनका वहाँ रहना जो है वो एकेडमिक पर्पस नहीं है। अब वो एक अच्छे माहौल के लिए कुछ अच्छा समय बिता रहे हैं क्योंकि वापस जाके उनको अपने अपने परिवार के बिजनेस संभालने हैं, उनके ऑलरेडी सेट चीज़ें हैं। एकेडमिक लाइफ को परस्यू करना उनका मकसद नहीं है। जबकि JNU जैसे संस्था में जो बच्चे गरीब परिवारों से आ रहे हैं तो उनका मकसद है कि वो सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें, उसमें कुछ अचीव करें, एकेडमिकली जाएं। तो ये जो शिक्षा का बाजारीकरण है ना, ये एक तरह से आगे आने वाले जो एकेडमिक माहौल है उसको ख़राब करने का काम करता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग ये अफोर्ड कर पाएंगे, बल्कि ओवरऑल जो नॉलेज या ज्ञान को बढ़ाने का काम होता है वो उसको ख़राब करता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में रास्ता बचेगा क्या? इस देश के अंदर गरीबी भी बहुत है, गरीब बच्चे हैं जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं, तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि जैसे सरकार खुद चाहती है कि जो गरीब परिवारों से हैं वो ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में खर्च ना करें, वो कोई हुनर वगैरह सीखें और अपना स्वरोजगार या खुद के रोज़गार की तरफ जाएं। जो हायर एजुकेशन है उसमें या तो इस गरीब परिवारों से जो बहुत ही मेरिटोरियस है वो जाएं, या जो अमीर लोग हैं ये उनकी बकौती बनी रहे। ये सरकार एक तरह से मान के चल रही है। और बल्कि उल्टा ये पूछा जाता है कि मतलब तुम इतने गरीब हो तो तुम क्यों पढ़ाई करो, कोई काम करो, परिवार को संभालो। तो ये अप्रोच इस देश में अभी कुछ सालों से ज़्यादा डेवलप हुआ है, जो बहुत अच्छा माहौल नहीं देता है, ज़्यादा उम्मीद भी नहीं देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे जो नेतागण हैं ना, शिक्षा इनके लिए कोई मुद्दा नहीं, और उसमें काफ़ी बड़ी कमी हमारे खुद के लोगों की भी है, क्योंकि हम इलेक्शन के दौरान हमने कहीं शिक्षा को, रोजगार को मुद्दा बनते देखा नहीं। हमने हमेशा जात को ही मुद्दा बनते देखा, धर्म को मुद्दा बनते देखा।
तो जब आपके जो नेता हैं उनको अगर मालूम है कि शिक्षा में कुछ सुधार करके उनको वोटें मिल रही हैं, उनको तो वोटें धर्म के नाम से मिल रही हैं, जात के नाम से मिल रही हैं, तो वो इसमें सुधार क्यों करेंगे? ये आम जनता को सोचना चाहिए। हमें क्या इन मुद्दों पे भड़कने की ज़रूरतें हैं? ये सारे मुद्दे, ये धर्म के, जात के, ये हमारे मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दे हैं जो रेडीमेड हमारे हाथों में दिए गए हैं। हमारे असली मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, रोजगार है। ये मुद्दों को गुम करने के लिए ये मुद्दे दिए जाते हैं। जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं, हम शायद कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। कितनी गहरी और कितने बड़े संदर्भ की बात कही है डॉक्टर अनिल पानीकर ने कि इलेक्शन के वक्त, चुनाव के वक्त जो है जाति, धर्म यही मुद्दे होते हैं, शिक्षा के मुद्दे गायब हो जाते हैं। और सचमुच इस हालात के चलते मुझे वो नगमा याद आ रहा है, ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ टाइम हिंदी।